नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है सितारा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत थार मरुस्थल का सेकंड पार्ट। इससे पहले आप पढ़ चुके हो थार मरुस्थल का एक फर्स्ट पार्ट, जिसमें काफ़ी सारी बातें हमारी क्लियर हो चुकी हैं और उम्मीद है आपने वो क्लास वीडियो देखा है। उसमें जो सारी बातें थी वो थी। अब उसी का ही सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस सेकंड पार्ट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक होंगे उनको हम कंटिन्यू एक एक को पढ़ रहे हैं, चर्चा करेंगे। तो इसमें हमारा जो है, तो इसके अंतर्गत पॉइंट नंबर हमारा एक फर्स्ट आता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। है ये थार मरुस्थल, किंतु यहाँ पर एक राष्ट्रीय मरु उद्यान है और राष्ट्रीय मरु उद्यान है तो इसका संबंध है राजस्थान के इस शुष्क मरुस्थलीय भाग में जैसलमेर और बाड़मेर, इन दो जिलों से। तो सीधी सी बात तो ये है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इसका संबंध है जैसलमेर और बाड़मेर जिले। दूसरी बात, नाम के लिए ये उद्यान है मरु उद्यान, किंतु ध्यान रखें ये मूल रूप से क्या है, ये एक है वन्य जीव अभयारण्य। कि नाम के लिए हम इसको कह सकते हैं तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है, किंतु ये कोई एक उद्यान नहीं होकर ये एक वन्य जीव अभयारण्य है। और इसकी विशेषता राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान में क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका वन्य जीव अभयारण्यों में स्थान आता है। तो स्थान आता है प्रथम, कि जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो राजस्थान में संपूर्ण जितने भी हमारे वन्य जीव अभयारण्य हैं उन सभी अभयारण्यों में और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए या आप कभी पढ़ो सबसे छोटा, तो वो सबसे छोटा है वो है आपका सरिस्का ए। सरिस्का ए, दो है, एक सरिस्का सीधे नाम से और एक सरिस्का ए, और ये है आपका कहाँ, अलवर में। दूसरी बात है, अब ये राष्ट्रीय मरु उद्यान हो गया, इसकी विशेषता तो है ये जैसलमेर बाड़मेर के अंतर्गत। इसी मरु उद्यान के अंतर्गत क्या है, यहाँ पर जैसलमेर जिले के अंतर्गत और एक गांव है, एक स्थान है ओकल, है कहाँ, जैसलमेर जिले में। और इस ओकल गांव, इससे क्या है, यहाँ हमें मूल रूप से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ हमें प्राप्त हुए हैं जीवाश्म, जीव जंतुओं के अवशेष, और वो भी लगभग कितने, 18 करोड़ वर्ष पुराने। कि इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान से और हमें ओकल नामक स्थान से और 18 करोड़ वर्ष पुराने जीव जंतुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। और इसी वजह से ये क्षेत्र से जाना जाता है ओकल वुड फॉसिल्स पार्क के नाम से, कि ओकल वुड फॉसिल्स पार्क के नाम से। और जब जीवाश्मों की बात है तो ध्यान रखना यहीं पर हमें जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत है तो व्हेल मछली और डायनासोर जैसे जीवों के अवशेष हमें मिले हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र विशेष में, फिर इसी मरु उद्यान की बात की जाए तो यहीं पर हमें मिलते हैं कोबरा और पीवड़ा जैसे विषैले सांप। तो इस प्रकार की प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों के सांप है वो हमें देखने को मिलते हैं इस मरु उद्यान में। तो थार मरुस्थल के अंतर्गत ही आने वाला एक हिस्सा राष्ट्रीय मरु उद्यान, मूल रूप से जैसलमेर बाड़मेर, दो जिले। अब ये मरु उद्यान न होकर ये है राजस्थान में एक वन्य जीव अभयारण्य, जिसके बारे में आप कह सकते हो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। सबसे छोटा है तो सरिस्का ए, और है कहाँ, अलवर में। फिर यही इसी के अंतर्गत आता है ओकल स्थान, ओकल गांव जैसलमेर में, जहां से हमें 18 करोड़ वर्ष पुराने जीव जंतुओं के अवशेष मिले हैं, जिसमें व्हेल मछली और डायनासोर जैसे जीवों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर
इसी वजह से इस क्षेत्र को जाना जाता है ओकल वुड फॉसिल्स पार्क के नाम से, जीवाश्म पार्क के नाम से। और इसी मरु उद्यान के अंतर्गत मिलता है तो कोबरा और पीवना जैसे विषैले सांप है, उन सांपों की प्रजातियां। अब आता है यहाँ पर एक नाम और, कुलधरा। और कुलधरा ये रहता है जैसलमेर में, कि कुलधरा है तो वो कुलधरा रहता है, ये भी है जैसलमेर के अंतर्गत। अब इस कुलधरा नामक स्थान पर क्या है, कैक्टस गार्डन है। यानी एक प्रकार से आप कहो तो कैक्टस के लिए हम कह सकते हैं नागफणी। कुछ ऐसे पौधे जिनकी अलग अलग प्रजातियां होती हैं, जरूर आपने कभी देखा होगा, तो ऐसी कुछ प्रजातियां होती है। इस प्रजातियों के कुछ पौधे होते हैं जिन पर छोटे छोटे नुकीले नुकीले से आप कांटे देखते हो। ये पौधे क्या होते हैं, आपके कम से कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी आसानी से विकसित हो सकते हैं, कि शुष्क से शुष्क क्षेत्र में भी ये वनस्पति आसानी से विकसित हो सकती है। तो यहाँ इस जैसलमेर की जैसी विशेषताएं हैं, जैसी जलवायु है, तो यहाँ वर्षा की मात्रा कम है, शुष्क क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु जो दशा है उनको यहाँ स्थिर बनाए रखने के लिए इस वजह से इस क्षेत्र विशेष में बड़ी संख्या में और अलग अलग किस्मों की नागफनी कह दूं, कैक्टस, ऐसे पौधों को यहाँ लगाया गया है, और जिसके लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर का कुलधरा नामक स्थान। तो हमसे कभी पूछा जाए कि कैक्टस गार्डन का संबंध है तो वो है कुलधरा से, और कुलधरा रहता है तो जिला आता है आपका जैसलमेर। तो इस जैसलमेर के अंतर्गत, इस मरु उद्यान के अंतर्गत आने वाले हमारे ये दो छोटे छोटे टॉपिक, जिसमें एक तो है हमारे पास राष्ट्रीय मरु उद्यान और एक आता है हमारा कुलधरा जैसलमेर। और कुलधरा प्रसिद्ध है तो हम कह रहे हैं कैक्टस गार्डन के लिए, और कैक्टस के लिए आप कह सकते हो तो सीधा सीधा है नागफनी जैसे कुछ पौधे जिस पर हल्के हल्के नुकीले से कांटे होते हैं और जो कम से कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से विकसित हो सकते हैं। ये है हमारा एक भाग। अब इसी के अंतर्गत, इसी क्षेत्र विशेष में जैसलमेर के अंतर्गत एक पॉइंट और आता है, जरूर आपने कभी पढ़ा होगा, थार का घड़ा। और इस थार के घड़े का संबंध है तो ये है कहाँ, चांदन नलकूप। और ये चांदन नलकूप है तो ये है कहाँ पर, जैसलमेर में, कि सूखा एरिया है, कम वर्षा वाले एरिया है, पानी की संभावनाएं कम है, फिर भी जैसलमेर में चांदन नामक स्थान पर और एक नलकूप लगा हुआ है जिससे आसपास के क्षेत्रों के पीने के पानी की पूर्ति होती है। तो इस चांदन नलकूप को मूल रूप से तो वैसे जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है चौहान के नाम से। इसको अगर मूल रूप से कभी आप पढ़ोगे तो इसके अंतर्गत इसको मूल रूप से जाना जाता है तो चौहान के नाम से। किंतु सीधा सा क्वेश्चन हमारा ये बनता है, थार का घड़ा तो चांदन नलकूप, और हमारा आंसर होता है जैसलमेर। ये जी। इसके बाद बात आती है, एक टॉपिक आता है यही, रेगिस्तान का मार्च, कि रेगिस्तान का मार्च। अब यहाँ जो ये मार्च शब्द है, इस मार्च शब्द का अर्थ, तो इस मार्च शब्द का अर्थ होता है यहाँ मरुस्थल का प्रसार, कि मरुस्थल है, इस बालू मिट्टी है, इस बालू मिट्टी का निरंतर आगे से आगे होने वाला जो प्रसार है, उस प्रसार को कहा जाता है रेगिस्तान का मार्च। अब इसका यहाँ प्रसार होगा तो प्रसार होगा किस वजह से, वायु के अपर्दन से। और जब अपर्दन शब्द आता है तो इस अपर्दन का अर्थ भी आप जानते हो, इसको भी हम सरल शब्द में कह सकते हैं, ये होता है मिट्टी का कटाव। तो पहले अगर हम रिवीजन के तौर पर लें, सीधा सा इसका अर्थ समझें तो रेगिस्तान का मार्च, तो रेगिस्तान के मार्च का मतलब है मरुस्थल का निरंतर होने वाला प्रसार, आगे से आगे मिट्टी का प्रसार होना। प्रसार का मतलब तो यहाँ वायु के द्वारा होने वाला अपर्दन यानी मिट्टी का कटाव। शुष्क भाग है
तो इसमें यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो सर्वाधिक प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ वायु। और दूसरी बात और ध्यान रखना, राजस्थान में जब भी अपर्दन की बात हो तो सर्वाधिक बड़े पैमाने पर अपर्दन होता है, जिसके अंतर्गत भूमिका रहती है वायु की। और अगर जल की बात हो तो वहाँ पर चंबल नदी का एक आएगा, आगे जब हम पढ़ेंगे चादरी अपर्दन, जिसके अंतर्गत राजसमंद सिरोही जैसे भाग है जहाँ पर चट्टानें हैं, वो उनकी पूरी की पूरी ऊपर की परतें हैं वो खिसक कर टूट कर और निचले धरातलीय भागों तक पहुँचती है, उसको कहा जाता है चादरी अपर्दन। ये जो हमारे लिए यहाँ जरूरी है वो है वायु अपर्दन। अब यहाँ वायु अपर्दन या रेगिस्तान का मार्च है, तो उस वायु अपर्दन रेगिस्तान मार्च, इसके लिए यहाँ पूरे राजस्थान के अंतर्गत प्रसिद्ध है, पूरे राजस्थान के अंतर्गत प्रसिद्ध है। तो वो प्रसिद्ध है नाचना गांव, और नाचना गांव पड़ता है हमारा जैसलमेर में। और दूसरा अगर हम देखें तो सम, इस सम को यहाँ पूरे राजस्थान में माना जाता है पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र, कि जो सम है इस सम को यहाँ पूरे राजस्थान में माना जाता है। तो पूर्णतया वनस्पति रहित जो क्षेत्र है वो आप कभी पढ़ोगे तो वो आता है आपका सम, और सम रहता है हमारा कहाँ, जैसलमेर में। तो दो लाइनें सीधी सीधी हैं, एक तो है हमारा थार का घड़ा चांदन नलकूप के नाम से जैसलमेर में मूल रूप से इसे कहा जाता है, तो ये कहलाता है चौहान। फिर है रेगिस्तान का मार्च, यहाँ मार्च का मतलब है मरुस्थल का निरंतर आगे से आगे होने वाला प्रसार, और इस प्रसार में उत्तरदायी है तो वायु, वायु के द्वारा होने वाला अपर्दन, और अपर्दन का अर्थ हम जानते हैं मिट्टी का कटाव होना। फिर इस रेगिस्तान की मार्च जैसी घटना है, इस घटना के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है तो नाचना गांव, और नाचना गांव है कहाँ, जैसलमेर के अंतर्गत। और फिर राजस्थान में पूर्णतया वनस्पति रहित अगर कोई क्षेत्र विशेष जाना जाता है तो वो क्षेत्र विशेष है हमारा सम, और सम रहता है हमारा जैसलमेर में। तो भी ये छोटे छोटे हमारे कुछ टॉपिक तथ्य थे जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब हमारा इसी मरुस्थल के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसको आसानी से हम जानते हैं, या जिसके बारे में आसानी से हमें पता है, परिचित हैं, बालूका स्तूप, या इसी बालूका स्तूपों को सरल शब्दों में हम कहते हैं रेतीले टीले, या इन्हीं रेतीले टीलों को ही कहा जाता है धोरे, या इन्हीं धोरों को ही हम कहते हैं धरियन। कि राजस्थान में जब थार मरुस्थल आ गया तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ बालू मिट्टी है, और बालू मिट्टी है तो इसी बालू मिट्टी के जमाव से जो निर्मित संरचना है वो संरचना हमारी कहलाती है तो बालूका स्तूप के नाम से, रेतीले टीलों के नाम से, धोरे के नाम से, धरियन के नाम से। अब जब इसको आप पढ़ो तो यहाँ दो बातें ध्यान रखना। बालूका जो स्तूप होते हैं, इन बालूका स्तूपों में हमेशा बालू मिट्टी और इस बालू मिट्टी के कण, कि यहाँ बालू का स्तूप है तो उन बालू का स्तूप में क्या होगा, बालू मिट्टी है, उस बालू मिट्टी के कण या हम कहें कणों का आकार हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरा, इन बालू का स्तूपों में क्या होती है, हमेशा परतें मिलती हैं। तो ये दो बातें विशेष है कि बालू का जो स्तूप होंगे, रेतीले जो टीले होंगे, उनमें हमेशा ध्यान रखना, एक तो बालू के मिट्टी के कणों का आकार हमेशा थोड़ा सा बड़ा होगा, और दूसरा इनके अंतर्गत हमेशा क्या होंगी, परतें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम चर्चा करेंगे तो ये जो बालू का स्तूप होंगे वो क्या होंगे, किस किस प्रकार के होंगे, उन पर हमारी चर्चा होगी। तो राजस्थान के अंतर्गत मिलने वाले जो बालू का स्तूप होंगे वो कौन कौन से होंगे, किस किस प्रकार के होंगे, उनकी क्या क्या, किस किस क्षेत्र विशेष में क्या क्या विशेषताएं होंगी। जैसे नंबर 1 आता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, कि नंबर 1 होता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अब अगर इसको आप देखो तो इसी को कहा जाता है रेखीय, इसी को कहा जाता है अलभ, या इसी को कहा जाता है पवनानुवर्ती। यानी एक ही है, उसी एक के ही सारे के सारे नाम हैं। कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है तो उस अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का अर्थ होता है यहाँ रेखीय, अलभ या पवनानुवर्ती। दूसरा अगर हम कहें तो इनको अगर हम कहें तो ये हमेशा क्या होते हैं, हवा की
दिशा के समानांतर, कि जैसी जिस दिशा से हवा चल रही है उसी हवा की दिशा के समानांतर इनका क्या होता है, निर्माण होता जाता है। अब ये कैसे होता है इसको देखो। कि हमारे पास ये हवा की दिशा है, यानी कुछ हम यूं कहें ये हमारे पास हवा चल रही है, इस दिशा से हवा आ रही है। इस हवा की दिशा, इस दिशा के समानांतर ही क्या हो जाएगा, मिट्टी का धीरे धीरे ढेर जमा होता जाएगा। ये बन गया जी ढेर, कि जिस दिशा से हवा आ रही थी उस दिशा के साथ साथ मिट्टी का एक लंबाई के अंतर्गत ढेर बन गया। इस वजह से इसको रेखे कह देंगे। यही अलग होता है, यही पवनानुवर्ती होता है, हवा की दिशा के समानांतर। अब इसमें खास बात क्या होगी, जिस दिशा से हवा आ रही है उस दिशा के सामने वाले भाग पर जहाँ मिट्टी का ढेर बनेगा तो वहाँ आप जब देखोगे तो आपको यहाँ दिखाई देगी कुछ ऐसी संरचना। ऐसी संरचना का मतलब अब हम इसको अपने इस मैप से समझेंगे। ये अब आप इसमें क्या देखोगे, जिस दिशा से हवा आ रही है उस दिशा के सामने वाले भाग पर मिट्टी के कण हैं, उन मिट्टी के कणों का आकार हमेशा क्या है, बड़ा है। जिस दिशा से हवा आ रही है तो उस दिशा के सामने वाले भाग पर मिट्टी के कणों का आकार बड़ा है, और विपरीत साइड में जहाँ तक हवा जा रही है वहाँ मिट्टी के कणों का आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तेज गति से हवा थी, मिट्टी के बड़े कण थे, अब वो बड़े कण आगे तक ज़्यादा दूरी तक जा नहीं पाए, वो यहाँ रुक गए, और छोटे जो कण थे जैसे जैसे आगे तक जहाँ तक हवा जा रही है वहाँ तक इनका ढेर जमा होता जाएगा। दूसरा, यहाँ सामने वाले भाग पर जो ढाल बनेगा वो ढाल हमेशा कैसा होगा, तेज होगा, या एक प्रकार से कह दूँ खड़ा होगा। और विपरीत साइड पर, यहाँ इस साइड पर जो ढाल बनेगा वो ढाल हमेशा क्या होगा, मंद होगा। तो विपरीत साइड पर जो आगे तक जो ढाल बन जाएगा वो ढाल क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। अब इनकी विशेषताएं और देखो। ये जो ऐसे बालू का स्तूप होते हैं अनुदैर्ध्य, इनके बारे में हम यूँ कह सकते हैं राजस्थान में ये सर्वाधिक ऊंचाई तक, यानी ऊंचाई की बात अगर आप देखो तो इनकी ऊंचाई लगभग 10 से और 50 मीटर तक हो सकती है। राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक ऊंचाई तक अगर विस्तृत बालू का स्तूपों की बात की जाए तो इनकी ऊंचाई हो सकती है 10 से 50 मीटर तक। और ये विशेष रूप से राजस्थान में पश्चिमी भागों में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं कि इनका निर्माण है। तो विशेष रूप से आपको ये राजस्थान के पश्चिमी भागों के अंतर्गत जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, पूर्ण रूप से इन शुष्क जैसे क्षेत्र विशेषों में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो एक बार के लिए रिपीट कर लेते हैं कि राजस्थान में बालू का स्तूप रेतीले टीले, धोरे या धरियन, इनकी विशेषता मैंने कही है। तो इनमें हमेशा ध्यान रखना, बालू के मिट्टी है उन मिट्टी के कणों का आकार हमेशा बड़ा होगा। इनके अंतर्गत आपको परतें देखने को मिलेंगी। परतों का मतलब यूं, यानी ये रेतीला टीला है, ये रेतीला टीला है, और इस रेतीले टीले के हम ऊपर जाएं या नीचे हैं तो यहाँ से मिट्टी की हल्की हल्की क्या होगी, परत है, वो परतें खिसकेगी। मिट्टी की हल्की हल्की लेयर सी परत है, वो धीरे धीरे ऊपर से और नीचे की ओर हमें खिसकती हुई दिखाई देती है, वो होती है इनकी परतें। उनको हम आगे अलग नाम से पढ़ेंगे। अब हमारे पास थे बालू का स्तूपों के प्रकार। तो उन प्रकारों की बात की जाए तो हमने कहा था अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, इसी को कहा जाता है रेखीय, अलग, पवनानुवर्ती, एक ही बात है। विशेष होता है हवा की दिशा के समानांतर, जैसी हवा चल रही है उस हवा की दिशा के समानांतर ही धीरे धीरे इनका क्या होता जाए, निर्माण होता जाए। अब ये हवा की दिशा थी, जैसे जैसे हवा के साथ साथ मिट्टी आई, मिट्टी के कणों का ढेर बनता गया। उस ढेर में क्या देखेंगे, हवा के सामने वाले भाग पर मिट्टी के कणों का आकार हमेशा बड़ा होगा। विपरीत भाग पर जैसे जैसे आगे हवा जाएगी तो हवा धीरे धीरे मंद होती जाएगी, दूरी तक मिट्टी का जमाव होता जाएगा, तो कणों का आकार धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। दूसरा, सामने वाले भाग पर जहाँ जो ढेर बनेगा उस ढेर पर स्लोप जो होगा वो तेज होगा, और विपरीत साइड पर जो ढाल बनेगा वो ढाल क्या होगा, मंद होगा।
अब राजस्थान में ये जो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप होते हैं ये ऊंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, या यूं कह दें राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई वाले अगर बालुका स्तूप है तो वो अनुदैर्ध्य है। और इनका अगर निर्माण का क्षेत्र विशेष देखा जाए तो ये बनते हैं राजस्थान के अंतर्गत मूल रूप से जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र विशेषों में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, उन क्षेत्रों के अंतर्गत इनका निर्माण आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये है नंबर 1 हमारे अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, सीधा सा अर्थ हवा की दिशा के समानांतर। अब बात आती है नंबर 2 की, और नंबर 2 पर आता है हमारा इसका थोड़ा सा बिल्कुल विपरीत, और वो है हमारा अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अब ये अनुप्रस्थ बालुका स्तूप क्या होंगे, इसके अंतर्गत क्या होगा, तो इसमें आपको एक लाइन मिलती है सीधी सी, ये होते हैं समकोणिक स्थिति पर, ये हैं समकोणिक स्थिति पर। अब ये समकोणिक स्थिति कैसे बनेगी, तो इसमें आप क्या देखोगे, इसमें भी हमारे पास यही हवा है, या हम यूँ कह दें ये हवा की दिशा है। इस हवा की दिशा, इस दिशा के साथ साथ क्या आएगी, मिट्टी जाएगी। तो जैसे जैसे हवा चलती जा रही है वैसे वैसे इसके साथ साथ मिट्टी आएगी, किंतु हो जाएगा क्या, बीच के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई अवरोध आ गया, कोई भी रुकावट आ गई, तो यहाँ जो हवा चल रही थी उस हवा की दिशा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। कि यहाँ पर हवा चल रही थी, उस हवा के साथ साथ मिट्टी आ रही थी, मिट्टी के साथ साथ धीरे धीरे आगे आगे इसका बहाव होता जा रहा था, किंतु यहाँ बीच में कोई दीवार, किसी भी प्रकार का कोई अवरोध आ गया तो हवा यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, और परिवर्तन होते ही जो इसके साथ मिट्टी आ रही थी, जो इसके साथ हवा के साथ जो मिट्टी आ रही थी, उस मिट्टी का यहाँ इसी जगह, इसी एक स्थान पर धीरे धीरे जमाव होता जाएगा, और ऐसी जो स्थिति बनेगी उस स्थिति को हम कहेंगे वो होती है समकोणिक। तो ये होते हैं अनुप्रस्थ, तो वो होते हैं हमेशा हवाओं के दिशा के बीच में अवरोध, और अवरोध के कारण समकोणिक स्थिति पर बनने वाले बालुका स्तूप अनुदैर्ध्य। इनके बारे में अगर कहा जाए तो ये भी राजस्थान के पश्चिमी भागों में बनते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जिसमें हमारे पास इसमें थोड़ा सा कुछ नया आता है तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत हनुमानगढ़ जिला, जिसके अंतर्गत रावतसर तहसील, हनुमानगढ़ और उसके अंतर्गत रावतसर तहसील है, या हम यूँ कह दें थोड़ा सा कुछ भाग है नागौर क्षेत्र विशेष का भी इसके अंतर्गत आता है। तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर वो हिस्से राजस्थान के अंतर्गत हनुमानगढ़ का रावतसर, और कुछ भाग हम कह सकते हैं नागौर क्षेत्र का। तो ये होते हैं नंबर 2 हमारे अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अब देखिए नंबर 3 बरखान। बरखान के लिए शाब्दिक सीधा सार्थ अर्धचंद्राकार आकृति, अर्धचंद्राकार आकृति के रेतीले टीले। अब ये अपने आप में विशेष है, अर्धचंद्राकार आकृति के रेतीले टीले कैसे होंगे, इनमें भी हमारे पास हवा की दिशा, ये भी हवा की दिशा के साथ बनेंगे, किंतु यहाँ हवा आ रही है, हवा के साथ साथ यहाँ मिट्टी का ढेर बनता जाएगा, और ढेर से कुछ यूं कह दें ऐसी आकृति दिखाई देगी, कुछ ऐसी जो आकृति है, इस आकृति को हम कहें तो वो है हमारी अर्धचंद्राकार आकृति। इनकी खास बात क्या होती है, इनकी खास बात होती है ये जो बीच का भाग होता है, इस बीच के भाग पर मिट्टी की चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सबसे ज़्यादा होती है, कि बीच का जो भाग है उस बीच के भाग पर यहाँ मिट्टी की चौड़ाई, ऊंचाई है, मोटाई है, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जो बाहर की ओर निकले हुए ये जो भाग हैं, जिनको हम नुकीले सिरे कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल लगभग हम कहें एक दूसरे के समानांतर होंगे। ये नहीं होगा एक आगे ज़्यादा निकला हुआ है एक पीछे निकला हुआ है, ऐसा नहीं होगा। इनके अंतर्गत ये जो दोनों भाग नुकीले से दिखाई दे रहे हैं, ये लगभग एक दूसरे के समानांतर होने चाहिए, बराबर दूरी पर होने चाहिए। ऐसी आकृति को कहा जाता है अर्धचंद्राकार। अब इस बरखान की विशेषता
तो ये क्या करते हैं, मरुस्थलीयकरण को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तो ये राजस्थान के अंतर्गत अगर हमसे कहीं पूछा जाए कि मरुस्थलीयकरण के प्रभाव में सबसे बड़ा योगदान है, तो ध्यान रखना बरखान का। तो मरुस्थलीकरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला अगर कोई बालू का स्तूप होता है तो वो बरखान होते हैं। दूसरी बात, इनके बनने की सर्वाधिक संभावना, तो ये सर्वाधिक संभावना होती है शेखावाटी क्षेत्र में। तो बरखान जैसे अगर बालू का स्तूप है तो उनके बनने की सर्वाधिक संभावना की अगर कभी आप बात करो तो ध्यान रखना इनके बनने की सर्वाधिक संभावना होगी, तो वो सर्वाधिक संभावना होती है हमेशा ही कहाँ पर, शेखावाटी क्षेत्र में। तो हमारे पास एक है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, सीधा सीधा है, समकोणिक स्थिति पर हवा की दिशा के मध्य में किसी प्रकार का कोई अवरोध आ गया, उस अवरोध के परिणाम स्वरूप यहाँ हवा की दिशा में परिवर्तन और उसी परिवर्तन के पश्चात इनका निर्माण। दूसरा था हमारा बरखान, अर्धचंद्राकार आकृति के रेतीले टीले, और उनके लिए राजस्थान के अंतर्गत मरुस्थलीकरण के अंतर्गत इनका प्रभाव सर्वाधिक मिलता है और इनके बनने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो वो शेखावाटी क्षेत्र में। एक आता है सीफ, ये ज़्यादा नहीं बनते, बस इनका अर्थ क्या होता है, बरखान की आकृति में परिवर्तन, कि बरखान जो था उस बरखान की जो आकृति थी उस आकृति में जब परिवर्तन हो जाए, उस परिवर्तन के पश्चात निर्माण होता है सीफ का। और परिवर्तन होने के बाद कैसा होगा, तो कुछ ये ऐसे होंगे, या यूं कहते हैं ये हो सकते हैं कुछ ऐसे। तो इनको अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होगा, एक भाग एक सिरे की लंबाई ज़्यादा होगी, दूसरे की कम हो सकती है, या फिर हम कहें एक की कम हो सकती है, दूसरे की ज़्यादा हो सकती है। जबकि बरखान में हमने क्या कहा था, दोनों सिरों की लंबाइयाँ लगभग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये तो था हमारा बरखान था, जबकि ये जो दो हैं ये हैं हमारे सीफ हैं। तो अर्धचंद्राकार आकृति थी तो वो था बरखान, और इस बरखान की आकृति में जब परिवर्तन हो गया, उस परिवर्तन के पश्चात एक सिरे की लंबाई ज़्यादा हो जाए, एक की कम हो जाए, ऐसी अगर आकृति दिखाई दे तो उस आकृति के रेतीले टीले को कहा जाता है, वो कहलाते हैं आपके सीफ। अब आता है नंबर 5, तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का स्तूप, इसमें क्या होता है, इसमें सीधा सीधा होता है, अनियतवाही पवनों के कारण, यानी किसी भी दिशा से पवनें आ जाए और उन पवनों के आने से और कुछ ऐसी आकृति बन जाए कि किसी भी दिशा से और जब पवनें आएंगी तो उन पवनों के साथ आई हुई मिट्टी, उस मिट्टी का धीरे धीरे जब किसी क्षेत्र में जमाव हो जाता है, उस जमाव से जो निर्मित संरचना होती है उस संरचना को कहा जाता है, वो कहलाते हैं तारानुमा बालू का स्तूप। तो यानी यहाँ किसी भी दिशा से आने वाली जो पवनें, यहाँ इनमें पवनों की कोई निश्चित दिशा नहीं है, किसी भी दिशा से पवनें आई, उन पवनों के साथ मिट्टी आई, उस मिट्टी का अलग अलग दिशाओं से यहाँ धीरे धीरे जमाव होता गया, उस जमाव से जो संरचना बन गई वो संरचना है तारानुमा बालू का स्तूप। और एग्जाम्पल के लिए इसके अंतर्गत आप ध्यान रखें तो इसमें आता है एक तो आपका मोहनगढ़ और एक आता है आपका पोखरण, और ये मूल रूप से कहाँ है, जैसलमेर में। एक आता है इसके अंतर्गत सूरतगढ़, और सूरतगढ़ रहता है हमारा कहाँ, श्री गंगानगर में। यानी अगर हमसे पूछा जाए राजस्थान के अंतर्गत तारानुमा बालू का स्तूप बनते हैं तो ध्यान रखना भाई मूल रूप से ये बनेंगे आपके कहाँ, तो मोहनगढ़, पोखरण, और मोहनगढ़ और पोखरण है तो मूल रूप से कहाँ है, जैसलमेर के अंतर्गत है। और अगर सूरतगढ़ की बात की जाए तो सूरतगढ़ रहेगा हमारा श्री गंगानगर में। तो ये हमारे पास एक शीफ, एक तारानुमा बालू का स्तूप। अब तक हमने पढ़े हैं 5, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, शीफ,
एक की बात की जाए तो बरखान, और एक है हमारे पास तारानुमा बालू का स्तूप। इसके बाद आता है नंबर 6 पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप ये क्या होते हैं, ये क्या है, ये राज्य के अंतर्गत बनेंगे तो इनको क्या कहा जाता है, ऐसा कोई क्षेत्र विशेष हो जो शुष्क है, किंतु शुष्क होते हुए उसके अंतर्गत क्या होगा, एक जगह आपको वनस्पति का जमाव मिलेगा और एक जगह आपको क्या मिलेंगे, मैदान मिलेंगे, और इन दोनों भागों के बीच में क्या हो जाए, उत्पाटन। उत्पाटन का मतलब होता है यहाँ का जो आवरण है, आवरण का नष्ट होना। यानी राजस्थान के अंतर्गत ऐसा कोई क्षेत्र विशेष जिसके अंतर्गत वनस्पति और मैदान दोनों संरचनाएं सी दिखाई दे, इन दोनों के बीच का जो भाग होता है वहाँ उत्पाटन की क्रिया हो जाए। उत्पाटन का मतलब होता है वहाँ के आवरण का धीरे धीरे नष्ट हो जाना, और उस जगह, इस जगह पर बीच के भाग पर क्या बन जाएंगे, बालू का स्तूप बन जाएंगे। और ये क्या है, राजस्थान में लगभग संपूर्ण थार मरुस्थल में आपको दिखाई देंगे। इसमें विशेष कोई जिला नहीं होगा, ये लगभग राजस्थान के संपूर्ण थार मरुस्थल के शुष्क क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। किंतु इनके बारे में एक बात और होती है, ये आपको कुछ दिखाई देंगे तो ये होते हैं कैसे, महिलाओं की हेयर पिन के समान, महिलाओं के हेयर पिन के समान, या कुछ कह दें कुछ ऐसी सी आकृति के अंतर्गत। यानी एक साइड में इनकी चौड़ाई आपको ज़्यादा मिलेगी और एक आगे का भाग आपको थोड़ा सा नुकीला सा मिलेगा। ऐसी कुछ आकृति हो सकती है, उस आकृति में बने हुए बालू का स्तूप होते हैं, तो वो बालू का स्तूप होते हैं पैराबोलिक। तो पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में शुष्क मरुस्थलीय भाग है। इसके अंतर्गत ऐसा कोई क्षेत्र विशेष जहाँ वनस्पति हो और मैदान हो, इन दोनों भागों के बीच में उत्पाटन प्रक्रिया। बस इस शब्द को ध्यान रखना, उत्पाटन का मतलब हो जाता है यहाँ आवरण का नष्ट होना, और उस क्षेत्र विशेष पर जब मिट्टी का जमाव हो जाए, उस जमाव से और इस प्रकार के बालू का स्तूप बनेंगे, जिसमें लगभग राजस्थान का संपूर्ण थार मरुस्थल होगा। और इसमें विशेष बात होती है तो ये होंगी महिलाओं के हेयर पिन के समान, जिसमें हम कह सकते हैं एक भाग की मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, एक भाग की मोटाई कम होगी, या वो कह सकते हैं नुकीला होगा, आगे तक विस्तृत दिखाई देगा। एक होते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप, या इन्हें कहा जाता है सबर काफिज, या इन्हें कहते हैं सबर काफिज। अब ये क्या है, तो ये ध्यान रखना, ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला और हनुमानगढ़ से हरियाणा, या हम यूँ कहें हरियाणा की सीमा, हरियाणा की सीमा पर, इस सीमा पर अगर देखें तो हमारे पास हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ तक का जो क्षेत्र विशेष है, उन क्षेत्रों पर बनने वाले ये इस प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। तो अगर नेटवर्क या बालू का स्तूप या सबर काफिज जैसे शब्द हों, तो इस प्रकार के अगर बालू का स्तूप होंगे तो वो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला और हनुमानगढ़ के साथ साथ हरियाणा की सीमा के सहारे सारे, जिसमें हम कह सकते हैं हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ जो जिले हैं, उन जिलों के अंतर्गत इस प्रकार के बालू का स्तूपों का विस्तार देखने को मिलेगा। अब ये है हमारे पास मूल रूप से राजस्थान के अंतर्गत बनने वाले बालू का स्तूप। फिर एक क्वेश्चन रह जाता है, और वो क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमसे पूछा जाए राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला, कि राजस्थान का एकमात्र जिला जिसमें लगभग सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, तो वो ध्यान रखना, वो है जोधपुर। कि राजस्थान का एकमात्र जिला जहां लगभग सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, तो वो आपका जिला है, तो ध्यान रखना वो है जोधपुर, जहां लगभग सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। तो पैराबोलिक हो गया एक हो गया आपका नेटवर्क, या जिसको हम कह सकते हैं सबर काफिज के नाम से।
तो ये है जी हमारे राजस्थान के थार मरुस्थल के अंतर्गत मूल रूप से बनने वाले बालू का स्तूप। अब इन बालू का स्तूपों से संबंधित या हम यूँ कह दें कि इस मरुस्थल से संबंधित कई और छोटी छोटी शब्दावलियाँ, इन शब्दावलियों का अर्थ समझना, इस अर्थ में ही सब कुछ होगा, तो उनको अपने समझेंगे कि क्या होगा कैसे होगा। तो ये कुछ शब्दावलियाँ हैं, इन शब्दावलियों के अंतर्गत जैसे कुछ नाम होगा तो उनको देखना। एक होता है गाशी, एक है गाशी। गाशी क्या है? दो मरुस्थलों या हम ये कह दें दो रेतीले टीलों के मध्य का मार्ग या हम कह दें रास्ता। कि शुष्क मरुस्थलीय भाग है तो उस मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत रेतीले टीले होंगे, तो उन रेतीले टीलों के बीच में से और आने जाने के लिए जो रास्ता होगा उस रास्ते को कहा जाता है गासी। और ऐसा ही एक शब्द आता है जब दो पर्वत हों और उन दो पर्वतों या दो पहाड़ियों के बीच में से आने जाने के लिए जो रास्ता बनता है उस रास्ते को कहा जाता है दर्रा। तो वो दर्रे आपके आगे आएंगे। फिर एक शब्द आएगा कारवां। ये कारवां होता है तो ये होता है ऊंटों का झुंड। कि जब बड़ी संख्या में मरुस्थलीय भाग में ऊंटों को लेकर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब प्रवास करते हैं तो वो होता है कारवां, या जिसको आप कह सकते हो एक प्रकार से काफिला। तो ये होता है ऊंटों का झुंड। फिर एक शब्द आता है उर्मिका। उर्मिका ये क्या होता है? बालू का स्तूपों पर बनने वाली लहरदार परतें, जो हमने थोड़ी देर पहले कही थी कि जो रेतीले टीले होते हैं तो उन रेतीले टीलों पर मिट्टी का जब धीरे धीरे खिसकाव होता है तो इस खिसकाव से जब लहर सी हमें जो दिखाई देती है, जो परत जो दिखाई देती है वो परतें होती हैं, तो वो होती है हमारे पास उर्बिका। इसके बाद शब्द आता है नेबखा। नेबखा होता है झाड़ियों के पीछे निर्मित बालू का स्तूप। कि जो झाड़ियां हैं उन झाड़ियों के पीछे निर्मित बालू का स्तूप, तो झाड़ियों के पीछे निर्मित जो बालू का स्तूप है तो वो बालू का स्तूप कहलाते हैं नेबखा। इसके बाद अगर देखिए तो एक शब्द आता है हमारे पास इनसेल वर्ग। अब ये इनसेल वर्ग क्या होता है? एक प्रकार से द्वीपीय पर्वत। कैसे? कि जैसे ये हमारे पास मरुस्थल है और इस मरुस्थल में क्या होता है, बीच बीच में कई जगह और कुछ पर्वतों के समान कुछ कठोर आवरण वाले चट्टानी भाग होते हैं। कि हमारे पास मरुस्थल है तो उन मरुस्थलीय भागों के अंतर्गत और कुछ पर्वतों के समान कठोर आवरण वाले भाग हैं, वो आवरण वाले भाग हमें दिखाई देते हैं, उन्हें कहा जाता है द्वीपीय पर्वत। इसके बाद आता है हमारे पास बजादा। बजादा में क्या होगा? बालू मिट्टी का जमाव। कहाँ होगा? जो ये पर्वत बने हैं, ये जो द्वीपीय पर्वत हैं, इन पर्वतों के सहारे सहारे आकर और इनके जब चारों ओर निचले वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से के जब चारों ओर और बालू मिट्टी का जब ढेर जमा हो जाए, ऐसी संरचना को कहा जाता है बजादा। एक आपने पढ़ा था हमादा, और हमादा क्या था? पथरीला चट्टानी मरुस्थल, जो विशेष रूप से था जैसलमेर बाड़मेर के अंतर्गत। तो हमादा था तो वो हमादा था जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्रों के अंतर्गत चट्टानी या पथरीला मरुस्थल था। जबकि बजादा है तो वो इस इनसेल वर्ग या इन द्वीपीय पर्वतों के सहारे और बनने वाला मिट्टी का एक ढेर होता है, उस ढेर को हम कहते हैं वो है बजादा। फिर होता है एक गिरिपद या इसे कहा जाता है पेडीमेंट।
गिरिपद या पेडिमेंट। यहाँ क्या होता है, जल का जमाव किसके सहारे, इन्हीं द्वीपीय पर्वतों के चारों ओर, इन्हीं द्वीपीय पर्वतों के और चारों ओर जब क्या आ जाए, पानी जब जमा हो जाए, उस पानी के जमाव को कहा जाता है, वो कहलाता है गिरिपद या पेडिमेंट। और जब इनके चारों ओर मिट्टी का जो ढेर था, उस मिट्टी के ढेर को हमने कहा था वो था हमारा बजादा। जैसा यह शब्द है गिरी मतलब पर्वत, पद का मतलब उसके नीचे का स्थान, पैरों का स्थान। तो इन पर्वतों के जब चारों और निचले भागों पर बालू मिट्टी जमा हो जाए तो है बजादा। और जब इनके चारों ओर जल जमा हो जाए तो जल के जमाव से निर्मित संरचना होती है, वो होती है गिरिपद या पेडिमेंट। एक होता है बालसन। ये बालसन क्या होती है, एक प्रकार की झील होती है। और ये कैसे होगी कि हमारे पास मान लो चारों ओर ये रेतीला क्षेत्र है, मरुस्थल है, और ये चारों ओर से घिरा हुआ है किससे, पर्वतों से, कि मरुस्थल है, उस मरुस्थल के चारों ओर है पर्वत। अब उन पर्वतों के बीचों बीच, यहाँ बीचों बीच जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को कहा जाता है बालसन। और वहाँ पर क्या होता है, इन पर्वतों से आकर और पानी जमा हो जाता है, और उस पानी के जमाव से यहाँ जो झील बन जाती है, उन झीलों को कहा जाता है, वो कहलाती है बालसन। फिर एक नाम आता है रेल या नेहड़। ये होता है एक विस्तृत समुद्र के समान जल राशि, कि मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत अगर हमें विस्तृत समुद्र के समान कोई एक जल राशि वाला क्षेत्र विशेष दिखाई दे, तो उस जल राशि वाले क्षेत्र को, उसको कहा जाता है रेल या नेहड़। और ये रेल या नेहड़ है, इसका संबंध है तो ध्यान रखना जालोर क्षेत्र से। जब आप आगे पढ़ोगे लूणी नदी है, उस लूणी नदी को, तब उस दौरान आता है रेल या नेहड़। फिर एक शब्द आता है मरहो। मरहो का मतलब होता है यहाँ उपजाऊ मिट्टी, या हम यूँ कह दें मैदान, कि जब इन मरुस्थलीय भागों के अंतर्गत और जब जल का जमा हो जाए और उस जल के सूखने के बाद यहाँ जो उपजाऊ मिट्टी का जो मैदान बनता है, संरचना बनती है, उसको कहा जाता है, वो कहलाता है मरहो। तो एक बार इनको रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर आगे। तो यहाँ मरुस्थलीय भागों में एक शब्द था गासी। गासी का मतलब दो मरुस्थल, या हम यूँ कहते हैं दो रेतीले टीले, उन टीलों के बीच में से और आने जाने का जो रास्ता होता है, मार्ग होता है, वो होता है गासी। एक शब्द था कारवा। कारवा का मतलब मरुस्थल है तो ऊँट होंगे, तो ऊँटों का जब झुंड है, जब कहीं से गुजरता है तो वो झुंड कहलाता है कारवा या काफिला। एक है उर्मिका। बालू का स्तूप होते हैं, उसके ऊपर जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी का धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकना, उससे परतों जैसी संरचना जो दिखाई देती है, वो होता है उर्मिका। एक होता है नेबखा, कि बालू का स्तूप है तो उनका जब निर्माण हो जाए कहीं किसी झाड़ी के पीछे, तो झाड़ियों के अवरोध के रूप में, और जब बालू का स्तूपों का निर्माण हो रहा है तो वो है नेबखा। इंसेल बरक द्वीपीय पर्वत। मरुस्थल हैं तो मरुस्थलीय भागों में कुछ पर्वतों के समान कुछ चट्टानों जैसी संरचनाएं हैं जो अवरोध के रूप में दिखाई देती है, उन्हें कहा जाता है द्वीपीय पर्वत। बजादा, इन्हीं द्वीपीय पर्वतों के सहारे निचले भागों पर चारों ओर बालू मिट्टी का जब ढेर जमा हो जाए। गिरिपद या पेडिमेंट, इन्हीं इंसेल वर्ग के चारों ओर जब वर्षा का जल आकर इकट्ठा हो जाए तो उस जल के जमाव को कहा जाता है गिरिपद या पेडिमेंट। बालसन, मरुस्थल है, चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है, और इनके बीच का भाग होता है वो बालसन होता है। और इन्हीं पर्वतों से और बहता हुआ वर्षा का जल आकर जब यहाँ जमा हो जाए तो उस जमा से निर्मित संरचना होती है, वो होती है हमारी बालसन। रेल या नेहड़, इन मरुस्थलीय भागों में और विस्तृत मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जल का होने वाला जमाव जो एक विशाल समुद्र के समान हमें दिखाई दे, वो कहलाता है रेल या नेहड़। फिर आता है मरहो, तो यहाँ जब जल जमा हो रहा है तो उस जल के जमा होने के बाद जब वो धीरे धीरे सूख जाता है, और सूखने के बाद जब उपजाऊ मैदान बनते हैं, उन मैदानी भागों को या उस उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र को, उसको कहा जाता है, वो कहलाता है मरहो। अब इनके बाद फिर और कुछ और शब्दावलियाँ, उनको देखें, उनके बाद फिर आगे देखेंगे जी।
यहाँ एक नाम आता है हमारा पलाया। अब पलाया सीधी सी क्या होती है, खारे पानी की झीलें, क्योंकि शुष्क मरुस्थलीय भाग है और मरुस्थलीय भागों के अंतर्गत हमने चर्चा की थी रन या टोड जब आया था, तो जब वर्षा होगी और वर्षा से जब नीचे धंसे भाग होते हैं उन भागों पर जब वर्षा का पानी जमा हो जाए, किंतु वो उस क्षेत्र विशेष की प्रकृति पर निर्भर करेगा या उस धरातल पर निर्भर करेगा जहाँ पानी जमा हुआ है। अगर उस धरातलीय भाग पर उस मिट्टी के अंतर्गत लवणीय पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होंगे तो वहाँ पर जो जल जमा होगा वो जल है वो खारे पानी की झीलों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। एक शब्द होता है सेलिनाश। सेलिनाश का मतलब होता है कि जब ये पलाया झीलें बनती हैं तो उनके बाद अगर वो कुछ अस्थायी हो, वो सूख जाए, तो सूखने के बाद वहाँ उन पर लवणीय पदार्थों की सफ़ेद सी परत जमा हो जाए या वहाँ पर मिट्टी की एक मुलायम सी परत जमा हो जाए, उस मुलायम परत को उसको कहा जाता है, वो कहलाता है हमारे लिए सेलिनाश। वैसे इसको हम कहें तो इस सेलिनाश के अंतर्गत यहाँ पर क्या होती है, लवणता की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक पानी था वहाँ झीलों में तब तक लवणता की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और जैसे तापमान ज़्यादा हो जाएगा पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा और लास्ट में उस धरातलीय भाग पर उस मिट्टी पर वहाँ क्या रहेगा, लवण ही रहेगा, नमक रहेगा। तो लवणीय पदार्थों की जो परत जमा हो जाएगी उस वजह से उस क्षेत्र विशेष पर लवणता की मात्रा अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो पलाया सीधा सा खारे पानी की झीलों का आप कह सकते हो, और यहाँ पर सेलिनाश है तो वो एक लवणीय या मुलायम परत होती है जिसके अंतर्गत लवणता की मात्रा हमेशा आप देखना क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक शब्द आता है बीड़। ध्यान रखना, एक बीहड़ होता है, एक बीहड़ होता है, बीहड़ अलग होता है, ये बीड़ है। ये बीड़ क्या है, शेखावाटी क्षेत्र में एक प्रकार से कह सकते हैं घास के मैदानी भाग है, कि अगर कहीं यहाँ वनस्पति है, घास है, तो उस प्रकार से शेखावाटी क्षेत्र में घास के जो मैदानी भाग होते हैं उन मैदानी भागों को यहाँ कहा जाता है, वो कहलाता है बीड़। एक शब्द आता है रोही। रोही का मतलब है अरावली के पश्चिम भाग में हरी घास की पट्टियाँ, यानी जैसे मैदान है वैसा ही। तो ये दो शब्द हैं, दोनों अलग अलग। बीड़ का मतलब शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत, और घास के मैदान, उन मैदानों की संरचना को कहा जाता है, तो वो तो कहलाते हैं बीड़। और रोही का मतलब हो गया तो अरावली के पश्चिमी भाग के अंतर्गत हरी घास की पट्टियाँ हैं, उन हरी घास की पट्टियों वाले क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो कहलाता है आपका रोही। तो ये जो कुछ शब्दावलियाँ थी जिसमें एक पलाया, एक सेलिनाश, एक बीड़, एक रोही, और उससे पहले 8-10 और थी। ये हमारे पास मरुस्थल। अब इस मरुस्थल से जुड़े हुए लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कहीं ना कहीं अपने आप में विशेष स्थान रखते हैं। तो वो तथ्य कौन से हैं, क्या क्या विशेषताएं होंगी, सीधी सीधी बातें हैं, ज़्यादा कोई इसके अंतर्गत घुमावदार नहीं है। तो उनको एक एक तथ्य को थोड़ा सा आसानी से देखें, समझने की कोशिश करें। अब वो तथ्य होंगे क्या, जैसे नंबर 1, थार मरुस्थल की जीवन रेखा। तो आपको पता होना चाहिए थार मरुस्थल की जीवन रेखा मानी जाती है तो IGNP, इंदिरा गांधी नहर। दूसरा, थार मरुस्थल की प्रमुख नदी, तो ध्यान है आपको, प्रमुख नदी होगी तो वो होगी आपकी लूणी। 2 नंबर। नंबर 3, थार मरुस्थल का ढाल, या हम कहें ढाल की दिशा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ढाल की दिशा है उत्तर पूर्व से
दक्षिण पश्चिम। सीधे सीधे तथ्य हैं, कुछ अलग इसमें है नहीं। नंबर 4, थार मरुस्थल। अब इस लाइन को ध्यान से समझ लेना भी। थार मरुस्थल भारत में मानसून को आकर्षित करता है, क्योंकि यह निम्न वायुदाब का केंद्र है। कि ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत जब भारत में मानसून आता है तो इस दौरान थार के मरुस्थल का बड़ा योगदान है। यहाँ पर वो यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र है, और जब किसी क्षेत्र विशेष पर वायुदाब कम होता है तो इसका मतलब है वहाँ तापमान ज़्यादा होता है, और विपरीत साइड जहाँ होगी तो वहाँ कंडीशन अलग होती है, वहाँ पर तापमान कम होता है और वायु का दबाव अधिक होता है। जहाँ निम्न दाब होता है उस क्षेत्रों की ओर हवाएं हमेशा आकर्षित होती हैं। यहाँ ये खाली समझने के लिए सीधा सा है। इस लाइनों को आगे जब हम जलवायु वाला पढ़ेंगे उस दौरान ये सारी की बातें ये आपकी रिपीट होंगी, तो ध्यान रखना भाई। नंबर 5, मारवाड़ का अमृत सरोवर। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है आपका जवाई बांध, जवाई नदी, सुमेरपुर तहसील, जिला आता है आपका पाली। फिर बात की जाए तो यहाँ पर थार का गढ़ा आप पढ़ चुके हो। थार का गढ़ा था तो थार का गढ़ा था आपका चांदन नलकूप, और वो था जैसलमेर के अंतर्गत। इसके बाद अगर देखा जाए तो मारवाड़ की जीवन रेखा, तो ध्यान रखना भाई इसमें आएगा नर्मदा नहर, जो राजस्थान में मूल रूप से एक तो जालोर और एक बाड़मेर, 2 जिलों के अंतर्गत पानी की सप्लाई करती है। फिर बात आती है तो मारवाड़ का जल महल, तो मारवाड़ का जल महल कहलाता है बाटाड़ू का कुआं। कहाँ? बाड़मेर के अंतर्गत। फिर अगर देखें तो थार मरुस्थल में सर्वाधिक आर्द्र स्थान, ये थोड़ा सा अलग है, वो आता है रानीवाड़ा, और रानीवाड़ा रहता है जालौर के अंतर्गत। एक लाइन और, थार मरुस्थल में सर्वोच्च चोटी, तो वो सर्वोच्च चोटी आती है डोसी चोटी, और ये डोसी चोटी है लगभग है 869 मीटर, और ये आती है कहाँ? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ आती है जालौर में। तो जी अब एक बार इनको रिपीट कर रहे हैं और उसके बाद देखेंगे। तो थार मरुस्थल के अंतर्गत इसकी थार मरुस्थल की प्रमुख अपने जीवन रेखा की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। थार मरुस्थल की प्रमुख नदी लोनी है। थार मरुस्थल का जो ढाल है, इस ढाल की दिशा जैसे लोनी नदी बहती है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर यानी अरब सागर की ओर। थार मरुस्थल भारत में मानसून को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र है। ये थ्योरिकल लाइन है। मारवाड़ का अमृत सरोवर, जायवाई बांध, ज्वाई नदी, सुमेरपुर तहसील पाली। थार का गढ़ा, चांदन नलकूप, जैसलमेर। मारवाड़ की जीवन रेखा, नर्मदा नहर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जालौर बाड़मेर। मारवाड़ का जल महल, बाटाड़ू का कुआं, बाड़मेर। थार में मरुस्थल में सर्वाधिक आर्द्र स्थान नमी वाला क्षेत्र विशेष है तो वह है रानीवाड़ा, और रानीवाड़ा रहता है
जालोर में। फिर आता है थार नस्ल में सर्वोच्च चोटी, तो यहाँ एक चोटी है डोसी, और वो आती है कहाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ पर वो है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं जालों में। जब आप जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहीं पढ़ोगे ना, तो इसके अंतर्गत एक लाइन थोड़ी सी और ध्यान रख लेना, इन्हीं जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंतर्गत एक दो नाम और भी आते हैं, और वो आते हैं क्या, डोसी, इसराना, झारोला, रोजा, इनके आगे सब के आगे लगा होता है भाकर। डोसी पर्वत है, इसराना भाकर है, झारोला भाकर है, रोजा भाकर है, और एक आता है सुंदा पर्वत, और ये सारे के सारे कहाँ हैं, जालोर के अंतर्गत। अब इनमें अगर आप देखो ना, तो ये आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, ये डोसी पर्वत, सॉरी सुंदा पर्वत। अब ये सुंदा पर्वत है, तो वो है जालोर के अंतर्गत कहाँ, भीनमाल क्षेत्र में, और इसी सुंदा पर्वत पर, इसी भीनमाल क्षेत्र के अंतर्गत है राजस्थान का प्रथम रोपवे, और जिसकी शुरुआत, स्थापना की बात करें तो हमारे पास 20 सितंबर 2006, और वैसे इसकी शुरुआत ये बनने के बाद स्टार्ट हो गया था, तो ये हो गया था लगभग कब, तो हमारे लिए 20 दिसंबर 2006 को बनना ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद इसका शुभारंभ हम कहें तो वो हो गया था 20 दिसंबर 2006 को, ये बनता है, प्रस्तावित होता है तो वो 20 सितंबर 2006 को। लगभग है ये 800 मीटर की लंबाई में, 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है। और रोपवे का अगर आप अर्थ पढ़ो ना, तो रोपवे का अर्थ होता है सीधा सा कि दो कोई पर्वत हैं, और इन दो पर्वतों के मध्य और एक केबल तार होती है, उस तार पर और ट्रॉली लगी हुई होती है, यानी बैठने के लिए कुछ ऐसा ट्रॉली वाला सिस्टम होता है। उस सिस्टम से एक पर्वत से दूसरे स्तर पर आने जाने का जो रास्ता होता है, इस रोपवे को आप कहते हैं एक प्रकार से उड़न खटोला भी कहते हैं। तो ये होता है रोपवे। तो यहाँ पर थार नस्ल में सर्वोच्च चोटी तो डोसी पर्वत, वो है 869 मीटर, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में। और ये जसवंतपुरा जो शब्द है उसके लिए आप भी परिचित होंगे, तो ध्यान रखना, इसी जसवंतपुरा नामक स्थान पर ये एक तहसील है जालोर की। यहीं पर क्या है, राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य भी है। यही इसी जसवंतपुरा की पहाड़ियों में ही आता है डोसी पर्वत, इसराना भाकर, झारोला भाकर, रोजा भाकर, सुंदा पर्वत जालोर, और सुंदा पर्वत है तो वो भीनमाल क्षेत्र के अंतर्गत। इसी सुंदा पर्वत पर राजस्थान का प्रथम रोपवे बना हुआ है, जिसकी स्थापना हुई 20 सितंबर 2006 को, और इसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं तो ये कहलाता है एक प्रकार से हमारा उड़न खटोला। तो ये है जी हमारे राजस्थान का थार का मरुस्थल, जिस पर हमने दो अलग अलग पार्टों में हमने इसको पूरा किया। फर्स्ट के अंतर्गत काफ़ी सारी बातें थी, और उन्हीं का ही हमारा ये सेकंड पार्ट है, तो वो थार का मरुस्थल। उम्मीद होगी समझ में आया था फर्स्ट वाला पार्ट वो भी, और इसको भी आप अच्छी तरीके से देखें, समझें। इसके बावजूद भी अगर इसमें कोई लहता है भी, लगता है समझ में नहीं आया, या कोई अगर पॉइंट हो जो छूटा हुआ हो, उसको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी फिर दूसरी क्लास में दूसरे नए वीडियो के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक विभाजन के सेकंड पार्ट में अरावली पर्वतीय प्रदेश पर चर्चा करेंगे। तब तक आपका एक बार फिर पुनः धन्यवाद। थैंक यू।